मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डीएवी पीजी कॉलेज इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। एमए 4 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक है कैम्ब्रिज हिस्टोग्राफी। भारत में कैम्ब्रिज इतिहास लेखन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। कैम्ब्रिज इतिहासकारों का भारतीय राष्ट्रवाद से निकट का संबंध रहा और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पृथक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इस स्कूल का एक महत्वपूर्ण योगदान एवं महत्व यह है कि इसने वैज्ञानिक और वस्तुपरक इतिहास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत किया। भारत में कैम्ब्रिज इतिहास लेखन की व्याख्या करने से पूर्व हम इस विश्वविद्यालय के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी स्थापना 1209 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात 1441 में हेनरी खस्ट ने सेंट मैरी कॉलेज और सेंट निकोलस कॉलेज जैसे महिला कॉलेजों की स्थापना की तो यह विश्वविद्यालय ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में 80 लाख पुस्तकें हैं, जिसमें 16,000 हस्तलिखित पुस्तकें हैं और यह विश्वविद्यालय नित्य नए ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। 1962 में इस विश्वविद्यालय में एक नियम बनाया गया कि इंग्लैंड में कोई भी पुस्तक प्रकाशित होगी तो उसकी एक प्रति यहाँ जमा करनी होगी। इसलिए इसके ग्रंथागार में बहुत सी पुस्तकें आ गईं और यह महान ग्रंथागार हो गया। इस विश्वविद्यालय के गौरव को बढ़ाने में अनेक स्कॉलरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें बहुत से विशिष्ट स्कॉलर पैदा हुए और इन गौरव बढ़ाने वाले लोगों में अगर हम नाम लें तो सर जोसेफ जे थॉमसन, लॉर्ड रदरफोर्ड, जे.एम. किन्स, पर्सिवल स्पीयर, गैल्दर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कैम्ब्रिज स्कूल नाम से विख्यात इतिहासकारों का मुख्य सरोकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है और इसमें अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं पर्सिवल स्पीयर का। पर्सिवल स्पीयर भारतीय सेवा में थे और भारत में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पे थे। यहाँ के इतिहास का उन्हें बहुत ज्ञान था। यहाँ से रिटायरमेंट के बाद वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे और उन्होंने भारत संबंधी इतिहास का बृहद इतिहास लेखन किया। उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री, मास्टर ऑफ बंगाल, क्लाइव एंड हिज इंडिया जैसी विख्यात पुस्तकों की रचना की, जिसमें भारतीय राजनीति, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास के विषय में विशद प्रकाश पड़ता है। उन्हीं के शिष्य एरिक स्टोक्स ने भी इतिहास लिखने का काम किया। उन्हीं के विचारधाराओं पर चलते हुए द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया में उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण से इस विषय पे अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया, जिनमें उन्होंने बताया कि जो भारतीय बौद्धिक हैं और पाश्चात्य के बीच एक निश्चित संबंध रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए डंकन फोर्ड्स ने जेम्स मिल एंड इंडिया में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो विचारधारा है उसका माइग्रेशन एक दूसरे में निश्चित रूप से हुआ है और दोनों व्यवस्थाएं समृद्ध हुई हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों इतिहासकारों ने काफी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय बौद्धिक, भारतीय अवजन पर प्रकाश डालने का कोशिश किया है। और कैम्ब्रिज इतिहासकारों में अगर हम नाम लें तो गैल्दर का नाम, उनकी दृष्टि, उनका दृष्टिकोण कुछ अलग नजर आता है और उन्होंने एक बृहद पैमाने पर लेखन की दिशा में काम किया है और उनकी दृष्टि कुछ भिन्न नजर आती है। गैल्दर ने रॉबिन्सन के साथ मिलकर के अफ्रीकी उपनिवेशों पे कुछ काम किया था और उन्होंने उसका इतिहास लिखा था और उन्होंने उनके साथ काम करने वाले में अनिल सील, C.A. बेली का नाम उल्लेखनीय है और उन्होंने खास करके अनिल सील के साथ मिलकर के उन्होंने 9 जिल्द में किताबें प्रकाशित की। तत्पश्चात उनका विचार आया कि आधुनिक दक्षिण एशिया पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किया जाए, तो उन्होंने 5 जिल्दों में जो है रचना करने का प्रयास किया और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने आधुनिक इतिहास लेखन पर विशद दृष्टि डाली और अपने लेखन में 1870 से 1940 के बीच यह रचनाएं प्रकाशित होने वाली थी, जिसमें से अनिल सील ने एक जिल्द द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनली प्रकाशित किया और इसमें उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर विशद प्रकाश डाला है कि भारत में राजनीति कैसी थी। उनका कहना था कि भारत में
जो प्रेसिडेंसियों में पढ़कर और नौकरशाही में आकर के कुछ भारत में एक ऐसा वर्ग, एक अभिजन या अभिजात वर्ग पैदा हुआ, एलीट क्लास पैदा हुआ, और जो शुरू में तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया, लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, उसको नौकरी नहीं मिली, जैसा उसका स्वार्थ था उसको नहीं हुआ, तो उसने जो है चिढ़ करके इस व्यवस्था का विरोध करने लगा और जो है वह अलग हो गए और अलग से नीतियों का पालन करने लगे और भारतीय राजनीति की तरफ वह झुक गए। और उनका यह भी मानना है कि भारत में कोई आर्थिक कारण नहीं था, कोई आर्थिक वजह से ऐसा कोई वर्ग पैदा नहीं हुआ कि राष्ट्रवाद की बात किया जाए। यानी वह मार्क्सवाद की घोर आलोचना करते हैं कि कोई ऐसा मार्क्सवादी विश्लेषण यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैदा हुआ था वह अभिजन वर्ग ही पैदा हुआ था और वही यहाँ पे वर्तमान में राजनीति कर रहा था और वही राष्ट्रवाद की बातें कर रहा था। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस एक स्वार्थी संस्था थी। कांग्रेस एक शिथिल संस्था थी और उसमें एक साल में जो वार्षिक अधिवेशन होता था वह एक तमाशा था। उसमें धनी, एलीट क्लास के लोग, जमींदार, ऐसे लोग जुटते जो कि एक साल में सिर्फ जो है केवल बातें करते, नीतियों की बात तो बहुत करते, लेकिन उनका स्वार्थ और गुटबंदी उसमें भरी थी और उसमें कुछ ऐसी बातें नहीं थी कि उसको जो है ऐसा व्याख्यायित किया जाता है कि वह राष्ट्रीय आंदोलन था। और कांग्रेस का मुकाबला जो है, विशेष करके कांग्रेस एक ऐसी शक्ति थी जो ब्रिटिश शासन से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकती थी और उसका मुकाबला उसी तरह से है सबल और निर्बल का, क्योंकि एक तरफ ब्रिटिश सशक्त शासन था, सशक्त साम्राज्य था और दूसरी तरफ इतना निर्बल शक्ति से कोई मुकाबला ही नहीं था। यह ऐसा दशहरा द्वंद्व की संज्ञा देते हैं कि ऐसा मुकाबला था जैसे दशहरे में कोई युद्ध दिखाया जाता है, दशहरा द्वंद्व के नाम से उसको वह लिखते हैं कि एक दो खोखली मूर्तियों में जैसे वह लड़ाई होती है, उसी की तुलना करते हैं। उन्होंने अपने अध्ययन इंपीरियल नेशनलिज्म में एक लेख में बौद्धिक अभिजात वर्ग का विश्लेषण करते हुए लिखा कि ब्रिटिश सरकार ने अपने पैरों में इनको पैदा करके खुद कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जो ढांचा उन्होंने भारत में बनाया वह ढांचा ऐसा ढांचा था जिसमें कह सकते हैं कि उसमें एक स्वामी और देशज का संबंध था, जिसे मास्टर और नेटिव कह सकते हैं कि ऐसा संबंध दिखाई नहीं देता है, बल्कि ऐसा संबंध दिखाई देता है कि जो पैट्रॉन और क्लाइंट का संबंध था, संरक्षक और आश्रित का था कि, और ब्रिटिश सरकार आश्रयदाता थी और वह ऐसे समुदाय की जो कि एक सभ्यता से या कई मायने में गिर चुकी थी और उसको कई ढंग से ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण कर रही थी, ऐसा सामाजिक ढांचा विकसित हुआ, न कि कोई ऐसा वर्ग विकसित हो गया था जो ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ सके, अपने अधिकारों का मांग कर सके और खास करके ऐसा कोई राष्ट्रीय आंदोलन उसमें चला सके। और उन्होंने विशेष करके कांग्रेस के संगठन को थोथा बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का न कोई संगठन था, इसमें गुटबंदियों से संगठन भरा हुआ था और इसमें बहुत से इस काल में संगठन बनाने का जैसे उन्माद फैला हुआ था कि तरह तरह का संगठन बना करके ब्रिटिश सरकार को गिरा दिया जाए, ऐसा तो था। संगठन का प्रचलन तो दिखाई देता है, लेकिन कोई ऐसी लड़ाई उसमें दिखाई नहीं देती है जो बिना स्वार्थ की भावनाओं से होकर के लड़ी जाए। तो सील का विश्लेषण करें तो उन्होंने भारतीय राजनीति के स्वार्थवादी दृष्टिकोण पर ही विश्लेषण करते हैं। अगर हम रिचर्ड गार्डन की बात करते हैं तो उन्होंने अपने लेख नॉन कोऑपरेशन एंड काउंसिल एंट्री 1919-20 में उल्लेख किया है कि गांधी जी एक मैनिपुलेटर थे। उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल को मूर्ख बनाया और वह काउंसिल में इसलिए सुधारों के लिए नहीं, हार की डर से प्रवेश नहीं करना चाहते थे और उसका बहिष्कार करना चाहते थे, और क्योंकि उनको डर था कहीं अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हार जाएंगे। गार्डन ने चित्तरंजन दास, तिलक गुट, एनी बेसेंट गुट, लाला लाजपत राय गुट का जो उल्लेख किया है, उन्होंने लाला लाजपत राय को बहरूपिया तक कहा और चालबाग कहा। इन लोग कुचक्र करते थे और ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगे हुए थे। गैलधर ने अपने लेख में कांग्रेस इन डिक्लाइन में चित्तरंजन दास को जुआरी और विधान चंद्र राय को षड्यंत्रकारी बताया है। बंगाल की राजनीति कलुषित हो चुकी थी। बीसी राय, जीसी गुप्ता, सुभाष चंद्र बोस अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। बंगाल कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों
को उपेक्षित कर स्थानीय मुद्दों में लपटी हुई थी। वहां राष्ट्रवाद स्थानीय मुद्दों पे था और वहां पे विशेष करके हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर जाती थी। यह वैचारिक रूप से सबसे उर्वरा प्रदेश था, लेकिन इसकी कोई भूमिका बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह अपने ही स्वार्थों में लपटा हुआ था। गैलथर का विचार है कि कांग्रेस भ्रामक और सुभाष को भीड़ का तुच्छ नेता बताते हैं, क्योंकि सुभाष को तुलना करते हैं कि सुभाष एक ऐसे नेता हैं जो सेना विहीन सत्ता के जो है नायक दिखाई देते हैं और वो उनका काम है कि कलकत्ता में ब्रिटिश मूर्तियों के समक्ष जो है प्रदर्शन करना। और विशेष करके उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की बड़ी आलोचना किया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उनके आंखों में खटकते थे। वह राष्ट्रवादी थे, घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश सरकार को भगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने सुभाष चंद्र बोस की घोर आलोचना की है। सीए बेली जो गैलथर के सहकर्मी थे, उन्होंने अपने अध्ययन में पैटर्न एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया में लिखा कि राष्ट्रवाद निहित स्वार्थी हाथों में लग गया था। वो लोग जो है धन के आधार पे धार्मिक लोगों से तालमेल रखते थे और धर्म के आधार पे ही राजनीति की जाती थी और उनको बहकाया जाता था और खास करके उनको जो है दूसरे या गलत रास्तों पे ले जाया जाता था। बेली ने अपने ग्रंथ लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में बताया कि स्थानीय मामलों में राष्ट्रवादी विचारधारा को कम महत्व देना चाहिए, क्योंकि स्थानीय राजनीति प्रबल थी और गुटबंदी उसमें बनी हुई थी और कुचक उसमें छाया हुआ था। उनकी ऐसी मंशा है। बेकर की दृष्टि में सत्यमूर्ति सीपी रामास्वामी अय्यर पदलोलुप थे और राजगोपालाचारी अवसरवादी थे। और जूडिथ ब्राउन का मत है कि गांधी राइज टू पावर में गांधी जी के एक स्वार्थ साधक और मोतीलाल नेहरू को चतुर राजनीतिक के रूप में दिखाया गया है। जूडिथ ब्राउन द्वारा ही गांधी जी का विश्लेषण द इमरजेंस ऑफ गांधी पर वैलेंटाइन सिरोल के लेख का प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो खासकर विशेष करके राष्ट्रीय आंदोलन पे कैम्ब्रिज इतिहासकारों ने वस्तुपरक लेखन किया है, उनकी एक अलग दृष्टि रही है, एक विशेषता रही है। और इन कैम्ब्रिज इतिहासकारों के लेखन का मत है कि राजनीति एक कौशलपूर्ण खेल है, जो कि ख्याति और स्वार्थ जो आगे बढ़ने के लिए खेला जाता है। इसमें किसी प्रकार का वैचारिक बंधन नहीं होता है। और कैम्ब्रिज इतिहासकारों के मत में भारतीय राजनीति दुष्चक्र, गुटबंदी, पैसा कमाने, जोड़ तोड़ का साधन थी और तकरारों से भरी थी। कैम्ब्रिज इतिहासकार राजनीतिक विश्वस्त जनों, क्रांतिकारियों, कट्टरपंथियों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह सोचना सर्वथा गलत होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय केवल अपने स्वार्थों से सराकार रहते थे, त्याग, बलिदान, प्रेरणा का कोई स्थान नहीं था। यह कहना सर्वथा गलत है, क्योंकि कितने क्रांतिकारी, कितने नायकों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दी थी। यह भी गलत होगा कि यह त्याग या यह प्रेरणा जो है यह ब्रिटिश जनों से या उनके बुद्धिजनों से या इतिहासकारों से, उनके लेखन से प्राप्त हुई, क्योंकि यह भारत जो है त्याग और तपस्या का भारत है। इसको प्रेरणा ये अशोक के भारत से मिली थी, इसको प्रेरणा अकबर के भारत से मिली थी, इसको प्रेरणा गांधी के भारत से मिली। यह अंतः प्रेरणा से यह इसमें राजनीतिक प्रक्रिया उपजी थी और जो जैसा शोषणकारी चरित्र दिखाई देते थे, तो भारतीय इतिहासकारों के लेखनी से हमारे राष्ट्र नायकों ने सबक लिया और इनके पश्चिमी इतिहासकारों के लेखनी से उन्होंने सबक लिया। अपने संस्कृति, अपने अभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने उसका अध्ययन किया, उस पर गर्व करने की बातें लिखी और उन्होंने आगे लड़ाई लड़ने की बातें की। तो यह बात हास्यास्पद होती है कि यह केवल स्वार्थ और गुटबंदी का प्रतीक था। ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो ऊंचे चाटुकारिता से ऊंचे पद पर भी जा सकते थे और अपनी राजनीति भी कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अपना एक तरह से स्वार्थ भी सीधा कर सकते थे, और लेकिन उन्होंने उसको त्याग करके अपना सर्वस्व जीवन जो है अपने देश सेवा में और देश की एकता के लिए और देश की अखंडता के लिए, राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए लगा दिया। कैम्ब्रिज इतिहासकारों की कृतियों में राजनीतिक विवादों तथा विचार विमर्श जनसामान्य के लिए सामाजिक जीवन में अत्यंत दिलचस्पी नजर आती है,
क्योंकि उन्होंने समाजी जीवन पे सामाजिक इतिहास पे बहुत सारा लेखन किया है और कैम्ब्रिज इतिहासकारों ने अपनी समीक्षात्मक श्रम स्रोतों के विश्लेषण और पद्धति की नवीनता के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी ब्रिटिश इतिहास को नया आयाम प्रदान किया है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन यह इतिहास लेखन हमारे लिए सबक लेने का भी लेखन है और हम इससे जो है अपने महान राष्ट्र के प्रति सेवा समर्पण की भाव रख सकें और उसकी सेवा कर सकें, जैसा कि तमाम अन्य स्कूलों के इतिहासकारों ने, खास विशेषकर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इनके लेखन से प्रेरणा लेकर के उन्होंने राष्ट्रवादी लेखन को नई धार दिया। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस महान कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों ने अपने लेखनी द्वारा भारतीय इतिहास का जो लेखन किया वह जो है उसको कम नहीं आंका जा सकता है। धन्यवाद।